नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूँ कमलकांत। साथियों, एक बड़ा घटनाक्रम जैसा कि आपको मालूम है हुआ है और आज किरण चौधरी ने बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिया अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ। और कल भी हमने आपको इस पर पूरा एक एनालिसिस दिया था प्रद्युम्न जी के साथ ही। प्रद्युम्न जी आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके किसी तारुफ की, उनकी किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आप जानते ही हैं कि कितनी गहरी समझ है उनकी हरियाणा की राजनीति की एक एक सीट की। तो उन्हीं से चर्चा करेंगे कि ये जो एक झटका लगा है कांग्रेस को, ये इसके क्या प्रतिफल होंगे, इसका ये कहाँ तक जाएगा, क्या और लोग भी आ सकते हैं, क्या बीजेपी पूरे पासे को बदल सकती है, क्या उसने ऐसी कोई कवायद शुरू कर दी है। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे प्रद्युम्न जी से। प्रद्युम्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद। जी। प्रद्युम्न जी, अब किरण चौधरी जी ने ज्वाइन कर लिया है। सारी शंकाएं आशंकाएं कोई भी किसी तरह की अगर थी तो वो समाप्त हो गई हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा राज्य की राजनीति पर, एक बार विस्तार से जरा बताएं। पूरे राज्य में क्या साइकोलॉजिकल मैसेज जाएगा, क्या नैरेटिव जाएगा, और भिवानी और जो महेंद्रगढ़ की सीट है उस पर कहाँ-कहाँ पर इसका क्या असर पड़ेगा, पूरी स्टेट में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में क्या फर्क पड़ेगा, पूरी बात समझाएं हमको। देखो, किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही हरियाणा प्रदेश में जो एक ऐसा माहौल बन चुका था लोकसभा चुनाव के बाद कि कांग्रेस 10 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि जब अपनी ही पार्टी के नेता, और वो भी वो नेता जिन्होंने पिछले 40 साल से लगभग 4 दशक के आसपास वो कांग्रेस में रही, और उस पार्टी को तिलांजलि दे करके, उस पार्टी को छोड़ करके और बीजेपी में जब आ गई, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेताओं को भी ये लग रहा होगा कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आती दिख रही है। अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का खुद का प्रभाव कितना है वो एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि चौधरी बंसीलाल, जिनका हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा नाम रहा है, जिनको हरियाणा निर्माता के नाम से भी हरियाणा की जनता जानती है, और चौधरी बंसीलाल का न केवल हरियाणा बल्कि देश की राजनीति में अपना एक प्रभाव रहा है। एक वो दौर था जब श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी के वो सबसे नजदीकियों में शामिल थे। देश के रक्षा मंत्री जैसे बड़े पद पर वो रहे, रेल मंत्री देश के रहे। उनकी जो राजनीतिक विरासत है वो वर्तमान में अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ही संभाल रही हैं। चौधरी बंसीलाल के 2 बेटे थे, जिनमें बड़ा बेटा रणबीर सिंह महेंद्रा, जिनकी अपने पिताजी के साथ राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा नहीं बनी, और वो हमेशा उनके धुर विरोधी रहे राजनीति में। हालांकि जब आखिरी समय था चौधरी बंसीलाल जी का, और 2005 का जब विधानसभा चुनाव था, तो वो जिंदगी में केवल एक ही बार विधायक बने। वो भी तब बने जब चौधरी बंसीलाल जी उनके लिए भरे मंच पर सार्वजनिक रूप से रोए, और उन्हीं की वजह से रणबीर सिंह महेंद्रा मुंडाल से विधायक बने। उसके बाद रणबीर महेंद्रा ने परिसीमन के बाद मुंडाल हल्का तोड़ दिया गया, और 3 बार बारडा विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और तीनों बार वो हारे। अब चूंकि रणबीर महेंद्रा की भी उम्र ज्यादा हो गई है, तो अब उनके जो बेटे हैं, जो चौधरी बंसीलाल के पोते हैं अनिरुद्ध चौधरी, वो कहीं ना कहीं बारडा और तोशाम दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हैं, लेकिन उनका खुद का बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक वजूद नहीं है। कहीं ना कहीं जो चौधरी बंसीलाल के जो समर्थक हैं आज भी किरण चौधरी को ही अपना राजनीतिक वारिस ज्यादा मानते हैं। इनके आने से निश्चित रूप से न केवल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा बल्कि हिसार लोकसभा का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें बवानी खेड़ा, हांसी, नलवा और आदमपुर, ये 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां चौधरी बंसीलाल के परिवार का दबदबा रहा है, और उनका अपना एक प्रभाव इन क्षेत्रों में रहा है। कम ज्यादा वो एक अलग बात है। इनके अलावा जो ये 2 पार्लियामेंट है, इसके अलावा भी पूरे हरियाणा प्रदेश की हर लोकसभा क्षेत्र में आज भी चौधरी बंसीलाल को चाहने वाले लोग हैं। अब उनको वो कितना बीजेपी के साथ जोड़ पाते हैं ये तो आगे भविष्य बताएगा।
और दूसरी बात, किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को बीजेपी कितनी तवज्जो देती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसके बाद ही भविष्य का ये पता चल पाएगा कि किरण चौधरी कितना राजनीतिक रूप से नुकसान कांग्रेस को करती हैं। लेकिन पहली सूरत में इतना जरूर निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा विकेट गिरा और कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। एक वो दौर था जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल, इन्हीं तीनों नेताओं का वोट बैंक माना जाता था। हालांकि अब बहुत से और भी नेता हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से आज भी चौधरी बंसीलाल के परिवार का एक वजूद आज भी है, जिसका कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। जी प्रद्युमन जी, अभी बीजेपी के पास जितने भी जाट लीडर हैं वो कुछ तो गिनती के ही हैं। जैसे टोहाना से बीजेपी के सुभाष बराला और धनखड़ जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, और रणजीत चौटाला अभी पार्टी में शामिल हो गए, एक वो हैं। जेपी दलाल हैं जो क्लोज हैं, किरण चौधरी जी के ही क्लोज हैं। बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाए बीजेपी की, तो ये नेता हैं। आप इसमें किरण चौधरी को किस पायदान पर रख के देखते हैं? क्योंकि बीजेपी को अभी तक कोई भी ऐसा एक जाट नेता नहीं मिल रहा है जो पार्टी की तरफ वोट खींच के ले आए। क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोशिश तो हो रही है, लेकिन आ कोई नहीं रहा है, वोट कोई नहीं ला पा रहा है। और जाट वोट भी जो है वो बहुत ज्यादा, अगर हुड्डा जी के कंपैरिजन में देखा जाए तो हुड्डा जी को ही अपना नेता मान रहा है, ना कि बीजेपी के किसी जाट नेता को अपना नेता मानने को तैयार है। तो इस पूरे परिदृश्य में आप किरण चौधरी को कहाँ रखते हैं? उनकी क्या अहमियत होगी बीजेपी में? क्या वो जाट वोटर को बीजेपी के साथ जोड़ सकती हैं? ये मेरा सवाल है। देखो, भारतीय जनता पार्टी को 2014 से पहले ब्राह्मण, बनिया और जो पंजाबी हैं, इन तीन कास्टों की ज्यादा जो है इस बीजेपी में पकड़ थी और इसको शहरी और जो ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी, इनकी पार्टी अक्सर हरियाणा की जनता मानती थी। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी में जो जाट चेहरों के रूप में दो ही नेता दिखाई दे रहे थे, एक कैप्टन अभिमन्यु, एक ओम प्रकाश धनखड़। दोनों को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां दी। ये अलग बात है कि ओम प्रकाश धनखड़ भी दादरी से बुरी तरह से हार गए थे और कैप्टन अभिमन्यु मुकाबले में चुनाव हार गए थे। उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रोहतक लोकसभा से मेन चुनाव और उपचुनाव दोनों लड़े थे और उनको अच्छे खासे वोट भी मिले थे। उससे पहले एक बार इस पार्टी में चौधरी रणजीत सिंह, जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, वो भी शामिल हुए थे। हालांकि वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन उनको भी जाट चेहरे के रूप में आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब पार्टी उसमें नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय बीजेपी का हरियाणा में बहुत लंबा चौड़ा जनाधार नहीं था और चौधरी रणजीत सिंह वापिस घर वापसी करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब जब 2014 में पहले केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद प्रदेश में सरकार आई, तो चार नेताओं को बड़ी हवा पार्टी ने दी, जिनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिनको केंद्र में मंत्री बनाया और बड़े बड़े महकमे उनको दिए, इस्पात से ग्रामीण विकास, उनको राज्यसभा में भेजा, उनकी धर्मपत्नी को विधायक बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया। कैप्टन अभिमन्यु को 1 दर्जन के आसपास बड़े भारी भरकम मंत्रालयों का मंत्री बनाया और मुख्यमंत्री के बाद जो 2 नंबर पर वित्त मंत्री, उनको प्रदेश का बनाया गया। ओम प्रकाश धनखड़ को पार्टी ने जो कृषि से लेकर के और पंचायत तक जो बड़े डिपार्टमेंट हैं, उनका मंत्री बनाया गया। उसके बाद उनको प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया गया। सुभाष बराला को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये चारों ही नेता, और इन चार के अलावा एक नेता और हैं जिनको हरियाणा की जनता उस स्तर पर नहीं जानती, वो है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जी को बड़े बड़े जो स्टेट हैं, जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, उनका गवर्नर लगाया गया, राज्यपाल बनाया गया। आज भी वो राज्यपाल हैं। उसके बावजूद जाट समुदाय बीजेपी के साथ उस स्तर पर नहीं लग पा जिस स्तर पर बीजेपी को उम्मीद थी।
उसका एक सबसे बड़ा कारण और इकलौता कारण मैं जो समझ रहा हूं वो यही है कि जाट समाज ने हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का काम किया। प्रदेश के सबसे ज्यादा समय तक अगर राज किसी एक जाति ने किया है या किसी एक समुदाय ने किया है तो जाट समाज ने के नेताओं ने किया है। लिहाजा जब पिछले 15 साल लगातार और उससे पहले भी 1996 से लेकर के अगर हम बात करें, 96 में चौधरी बंसीलाल बने, उसके बाद 99 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने, 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, 2014 तक लगातार जाट मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में रहे। उससे पहले भी भजनलाल जी बने, लेकिन उससे पहले देवीलाल जी बने, मास्टर हुकम सिंह बने, इसी तरह से चौधरी बंसीलाल बने। जाट समाज के जो नेता हैं वो लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। अब चूंकि बीजेपी ने बाकी सब कुछ जाटों को दिया, चाहे वो केंद्र में मंत्री हो, गवर्नर हो, मंत्री हो, प्रदेश में प्रदेश के अध्यक्ष हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता जो कि राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सूझबूझ रखती है, बहुत ज्यादा कुशल है राजनीति में, उनको ये पता है कि पद राजनीति में प्रदेश के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का है। आप चाहे पूरी कैबिनेट जाट समाज के लोगों की बना दो, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक काम चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के वजह से जाट समाज बहुत ज्यादा सतर पर बीजेपी के साथ नहीं लग पाया। उसके बाद हालात ये हुई 2019 के विधानसभा चुनाव में कि जितने बड़े जाट चेहरे थे, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, सुभाष बराला हो, ये तमाम चेहरे चुनाव हार गए। प्रेमलता जी हो, वो भी चुनाव हार गई, चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी। उसके बाद दो नेताओं का और उदय होता है, जिनमें एक जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, जिनको पहले कृषि मंत्री और अब वित्त मंत्री सरकार में बनाया गया। दूसरा चौधरी रणजीत सिंह, जो रानिया से निर्दलीय विधायक बने, कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी थी। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए सभी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन सब के उन्होंने जमानतें जब्त करवाई। उसके बाद उनको भारी भरकम बिजली विभाग का मंत्री बनाया गया। हालांकि वो विधिवत रूप से बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो निर्दलीय विधायक थे। उसके बावजूद जाट और किसान वर्ग में जेपी दलाल और चौधरी रणजीत सिंह को उभारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उन दोनों के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी। हालांकि उन दोनों नेताओं ने बड़ा प्रयास किया, अलग अलग हल्का वाइज भी गए। और मैं एक और खास बात बताऊं, जेपी दलाल और चौधरी रणजीत सिंह ने यहां तक प्रयास किया जाटों को जोड़ने के लिए, जो गढ़ी सांपड़ा किलोई जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां से चुने जाते हैं, वहां भी जेपी दलाल ने रैली करने का काम किया। चौधरी रणजीत सिंह ने भी कालका से लेकर के नांगल चौधरी और होडल से लेकर के डबवाली तक रैलियां की, लेकिन उसके बावजूद जाट समुदाय उस स्तर पर बीजेपी के साथ नहीं लग पाया जितनी उनको उम्मीद थी। अब चूंकि किरण चौधरी के रूप में एक और जो चौधरी बंसीलाल के परिवार की राजनीति को आगे संभाल रही हैं, उनको आगे ला गया है। और इसके अलावा महिपाल ढांडा, जो पानीपत ग्रामीण के दूसरी बार के विधायक हैं और जो है पुराने भाजपाई हैं, युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी सरकार में मंत्री बना करके और ग्रामीण विकास और पंचायत जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे करके अब इस तरह की एक कोशिश की जा रही है पार्टी के द्वारा कि जाट समाज और किसान वर्ग का ज्यादा नहीं तो कम से कम 35 या 33% वोट उनके खाते में आए। एक कड़वी बात मैं और बताऊं कमलकांत जी, अगर लोकसभा चुनाव का हम एनालिसिस करें तो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में चौधरी रणजीत सिंह जिस हिसार की सीट पर खड़े थे, यहां ही बीजेपी को जाट और किसान वर्ग का सबसे ज्यादा वोट मिल पाया है। वरना तो जो और बाकी 9 प्रत्याशी खड़े थे उनको तो बहुत कम वोट जाट और किसान वर्ग के लोगों ने किए हैं। चौधरी रणजीत सिंह को इस स्तर पर जाट समाज के वोट मिलना, जाटों के गांव में भी उनको अच्छे खासे वोट मिलना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज भी चौधरी देवीलाल का और चौधरी बंसीलाल के परिवार का किसान कौम और जाट वर्ग विशेष रूप से सम्मान करते हैं। अब आपने जो बात पूछी कि किरण चौधरी कहां एडजस्ट होंगी, वो कितना कर पाएंगी। किरण चौधरी एक तेज तर्रार नेता हैं, अच्छी वक्ता भी हैं,
उनकी पकड़ भी है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अधिकतर दिल्ली से अपनी राजनीति करती हैं। हरियाणा के लोगों को अपने बीच का आदमी चाहिए जो उनके बीच में रहे। एक और समस्या जो किरण चौधरी के साथ है, या जो लोग हरियाणा की जनता उनसे जो टाई अप करना चाहती है, तो उनके मोबाइल नंबर को लेकर के है कि वो अक्सर फोन नहीं उठाती लोगों के, या उनका नंबर भी बहुत कम लोगों के पास है जिससे वो बात नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इन तमाम नेताओं को अब जिनके पास जिम्मेवारी है जाट वर्ग को बीजेपी के साथ लाने की, उनमें सबसे बड़ा नाम चौधरी रणजीत सिंह, उसके बाद चौधरी धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद हैं, किरण चौधरी, सुभाष बराला, महिपाल ढांडा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, ये लगभग 8-9 नेता बनते हैं। अगर ये नेता सिलसिलेवार तरीके से पूरे हरियाणा में घूमे तो फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन इनमें से कई नेता केवल ड्राइंग रूम की राजनीति तक सीमित हैं, जिसकी वजह से जाट और किसान वर्ग उनके साथ नहीं लग पाता। जी, तो ये जरा एक कष्ट दूर करें, ये जो ड्राइंग रूम के नेता हैं उनके नाम भी गिनवा दें, लोगों को पता जी। चल जाए। देखो, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं बताऊं आपको, ओम प्रकाश धनखड़ जी को जब से प्रदेश का अध्यक्ष हटाया है, तब से उन्होंने कितने जिलों में दौरा किया है या वो कहां कहां गए हैं, वो खुद भी ये सोच सकते हैं और दर्शक भी इस बात को बता सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु की जिस दिन लोकसभा की टिकट कट गई थी, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु ने पूरी लोकसभा में कहां का प्रचार किया, या उससे पहले वो हिसार को छोड़ करके पूरे हरियाणा में कभी गए ही नहीं। सुभाष बराला जिनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, उन्होंने कहां कहां गए। और एक और बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, सुभाष बराला जी के कार्यकाल में तो जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने पूरे हरियाणा में जो है विशेषकर किसान वर्ग में खूब घूमना चाहिए था, लेकिन वो नहीं घूम पाए। हाँ, ये एक अलग बात है कि उन्होंने भगत धन्ना जाट के नाम से जो है जींद जिले के नरवाना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जी आए, लेकिन उसके बावजूद वो पूरे हरियाणा में छाप नहीं छोड़ पाए। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको पार्टी नेता तो बना रही है पूरे प्रदेश का, और आप सीमित हो जाते हैं अपने हलके या अपने एक जिले तक। जब तक आप पूरे हरियाणा में नहीं घूमोगे, तब तक हरियाणा की जनता आपको नेता नहीं मानेगी। आपको एक कड़वी बात मैं बताऊं, चाहे मनोहर लाल जी की कैबिनेट को आप उठा करके देख लीजिए, चाहे अब आप नायब सिंह सैनी की कैबिनेट को उठा करके देख लीजिए, कितने मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिलों से, अपने हलकों, अपने इलाके से बाहर कार्यक्रम रखे हैं, जबकि मंत्री पूरे हरियाणा प्रदेश का होता है। अधिकतर मंत्री केवल अपने इलाके तक सीमित रहते हैं। होना यह चाहिए कि उनको पूरे हरियाणा में घूमना चाहिए। अगर मैं मेरे नजरिए से देखूं तो दोनों ही कैबिनेटों में 2 ही मंत्री मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, या तो चौधरी रणजीत सिंह या जेपी दलाल, जो हरियाणा के अलग अलग इलाकों में गए हैं और उनको लोगों ने अपना नेता भी कुछ हद तक मानने का काम किया है, लेकिन कमियां अभी भी हैं, उनको दूर करने की जरूरत है, तभी बात बन पाएगी। दूसरी बड़ी बात, जो ड्राइंग रूम के नेता हैं, उनको दिल्ली की राजनीति या चंडीगढ़ की राजनीति छोड़ करके पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमना पड़ेगा, तभी किसान कौम और जो जाट समुदाय है वो बीजेपी के साथ लग पाएगा। जी, आपको क्या लगता है कि बिना जाट समुदाय के वोट के क्या बीजेपी विधानसभा में जी, तीसरी बार कुछ कमाल करने की स्थिति में है? देखो, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताऊं, जब तक किसान वर्ग और जो जाट समाज है वो बीजेपी के साथ कम से कम 1/3 33% नहीं लगेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जिस तरह से लोकसभा में उसके साथ बनी है वही विधानसभा में भी नतीजा हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, या बीजेपी एक ही हालात में सरकार बनाने के नजदीक लगेगी, और वो तब लगेगी जब हरियाणा की कम से कम 40 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो। उसमें चाहे कहीं इनेलो फाइट में आए, चाहे आम आदमी आए, चाहे निर्दलीय आए, चाहे जेजेपी आए, चाहे बीएसपी आए, क्योंकि जहां तक त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा, बीजेपी के लिए आमने सामने
जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चुनाव में भी हमने देखा, अगर कुरुक्षेत्र की सीट पर आमने सामने का मुकाबला होता तो अलग ही हालात बनते। वहां त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी के नवीन जिंदल चुनाव जीतने में कामयाब हुए। इसके अलावा भी कई और सीटें हैं। अगर हम बात करें हिसार की, हिसार सीट पर भी 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 21,000 से लेकर के 25,000 के बीच में वोट लिए। लगभग 75,000 के आसपास उनको वोट मिले, जिसकी वजह से यहां से भी चौधरी रणजीत सिंह चुनाव हारे। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जहां जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां ही बीजेपी की बात बनती है। जी, एक चीज आपने कही कि ज्यादातर जो नेता हैं वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं, तो और ये बात आपने किरण जी, चौधरी जी के बारे में भी कही कि ये सच है कि उनकी राजनीति ज्यादा दिल्ली से होती है, स्टेट में तो वो कम घूमती हैं, लोगों के पास जी। जनसंपर्क नहीं है उनका, तो उनको लाने का लाभ क्या होगा? बीजेपी आखिरकार उनको लाइक जी, क्यों करे? देखो, उनको लाने का मैं जो लाभ समझ रहा हूं वो एक ही लाभ है कि हरियाणा प्रदेश में जो 3 लाल हैं उनमें चौधरी भजनलाल के परिवार से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ चुके हैं। चौधरी देवीलाल के परिवार से चौधरी रणजीत चौटाला और आदित्य देवीलाल बीजेपी में आ चुके हैं। चौधरी बंसीलाल का ऐसा परिवार था जिसका कोई सदस्य बीजेपी में नहीं आया था। अब किरण चौधरी को लाने के बाद हरियाणा में किस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि जिन लोगों ने हरियाणा में वर्षों तक राज किया है उनके जो राजनीतिक वारिस हैं वो सब अब बीजेपी में बीजेपी की जय बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जय बोलेंगे और वो मनोहर लाल खट्टर जी की जय बोलेंगे। ये कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने के लिए किरण चौधरी को बीजेपी में लाया गया है। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? जी, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति में माहौल बनाया जाता है, एक परसेप्शन पैदा की जाती है और जिसके पक्ष में माहौल बन जाता है वही सत्ता हासिल कर लेता है। अब बीजेपी कितना कामयाब हो पाएगी ये तो आने वाले 5, 7, 10 दिन में पता चल जाएगा। और एक और बड़ी बात मैं जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि किरण चौधरी की भी मजबूरी रही है कांग्रेस को छोड़ना, क्योंकि किरण चौधरी ने जब से जो हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन जब राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उस समय जो एक वोट की हेरा फेरी जो हुई उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि किरण चौधरी कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि जो माकन परिवार है और किरण चौधरी दोनों दिल्ली की राजनीति पहले करती थी, दोनों कांग्रेस में रहे हैं और दिल्ली में भी दोनों में आपसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है। आज जो अजय माकन जी हैं वो कांग्रेस में बड़े पद पर हैं, सोनिया और राहुल जी के नजदीकी हैं। कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान किरण चौधरी को हुआ है और उनको मजबूरी में कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए भी वो बीजेपी में गई है। जी जी, प्रद्युमन जी, आपने पूरी नजरिया दिया अपना, और किरण चौधरी का क्या असर होगा बीजेपी में शामिल होने का। बीजेपी उनका उपयोग एक नैरेटिव बनाने में कर सकती है, ये निश्चित रूप से एक तय बात है। और हर पार्टी चाहे जीतती हो या हारती हो, ये कोशिश करती है कि नैरेटिव उसके पक्ष में जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गहरी जानकारी दी आपने। अब फिर किसी विषय के साथ मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।